अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये जो पेपर मैंने आपके सामने खोला है, अगर आप इस पेपर को देख सकें तो ये पेपर 1-1 है, अक्टूबर नंबर 2024 का। और पेपर 1 जो है, आपको पता है उसका नाम बिजनेस कॉन्सेप्ट्स 1 होता है। ये बिजनेस कॉन्सेप्ट्स 1 का पेपर है और 1 और 15 मिनट्स इसका टाइम होता है। अगर हम इस पेपर की बात करें तो दो सेक्शन इसके होते हैं। सेक्शन नंबर 1 जो है, दैट इज अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन, और उसमें हमें पता है सारे के सारे आंसर्स हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, दैट इज डिफाइन द टर्म जीरो बजटिंग। जब हम जीरो बजटिंग का लफ्ज बोलते हैं तो हमने अपने जो लास्ट चैप्टर सबसे अपने सिलेबस का पढ़ा था उसमें पढ़ा था। ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि जीरो बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ बजटिंग इन विच द बजटिंग प्रोसेस इज सेट फ्रॉम जीरो एवरी ईयर। हम कहते हैं कि दे डू नॉट कंसीडर द हिस्टोरिकल डेटा, दे डू नॉट कंसीडर द प्रीवियस बजट, और दे सेट द बजट फ्रॉम स्क्रैप फ्रॉम जीरो एवरी ईयर। एक अच्छी डेफिनेशन ये हो सकती है कि budgets are automatically set to zero and budget holders must argue their case. Whatever figures they have counted, whatever numbers they have stated in the budget, they need to prove, they need to inform about that. और उनको जस्टिफाई करना पड़ता है उनको अपनी बजटिंग प्रोसेस में। ये जो डेफिनेशन है ये जीरो बजटिंग की है। तो हम कहते हैं जीरो एवरी ईयर, फ्रॉम जीरो एवरी ईयर। और दूसरा ये हमने कहा कि हिस्टोरिकल डेटा इज इग्नोर्ड, प्रीवियस ईयर का डेटा इग्नोर्ड। तो ये दो नंबर हमें मिल जाएंगे इसमें से। ओके जी, एक्सप्लेन वन कॉज ऑफ फेवरेबल वेरिएंस। अगली जो है वो 3 नंबर का सवाल हमें आ गया है। अब जाहिर है हमें फेवरेबल वेरिएंस का भी पता होना चाहिए और कॉज भी पता होना चाहिए, तभी हम इस सवाल को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द बजटेड एंड एक्चुअल अमाउंट्स। और दूसरी बात हम ये बताएंगे कि द डिफरेंस बिटवीन द रीजन ऑफ द डिफरेंस माइट बी दैट द इनकम इज हायर देन द स्टेटेड इनकम। इनकम is higher than the budgeted। तो ये हम स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, और इसी को हम एप्लीकेशन कर देंगे। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे कि बिजनेस ने 5 मिलियन की सेल्स बजट की थी, तो 4 मिलियन 6 मिलियन की हो गई। तो ये भी एप्लीकेशन है, ये जो हमने 1 मिलियन का स्टेट कर दिया। ये हमने कहा कि एक बिजनेस ने अपनी एडवर्टीजमेंट काफ़ी अच्छी की थी, और बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट उसकी जो सेल्स हैं फ्रॉम दी, जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा था, लेदर वॉलेट्स फॉर एग्जांपल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई बजटेड से। ठीक है, लेकिन इस सवाल में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो न्यूमेरिक करें कि इतनी सेल्स उसने एक्सपेक्ट की थी, और वो कोई इकोनॉमी में कोई बूम आ गया, कोई ग्रोथ आ गई, और या उसने एडवर्टीजमेंट अच्छी कर दी तो इतनी सेल्स उसकी हो गई। तो ये जो नंबर्स में आप स्टेट करेंगे और साथ उसके रीजन देंगे, इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जो एप्लीकेशन के मार्क्स मिल जाएंगे। हमें पता है कि इस सवाल में 1 नंबर नॉलेज का होता है और 2 एप्लीकेशन के होते हैं। तो आपका जो फोकस होना चाहिए इस सवाल में, नॉलेज को स्टेट करने के बाद, वो एप्लीकेशन के मार्क्स में होना चाहिए। अगली जो टर्म उसने हमसे पूछी है वो डिफाइन द टर्म सैम्पलिंग है। तो सैंपल कहते हैं इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन, या अबाउट विच यू बिलीव दैट दे रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। तो हमने कहा कि सैंपल इज चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मार्केट रिसर्च अबाउट विच यू बिलीव दैट दे रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। तो ये जो है, दिस इज अ गुड डेफिनेशन, और इसमें से हमें दूर नॉलेज के मार्क्स होते हैं वो इसमें से हमें मिल जाएंगे। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो उसने कहा एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च डेटा। अगर आपको याद हो तो मार्केट रिसर्च के चैप्टर के आखिर में हमने कुछ ग्राफ्स और चार्ट्स पे बात की थी। अ, उसी के बारे में ये पूछ रहा है कि डेटा को कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो हम नॉलेज अपना शो कर देंगे, हम कहेंगे टेबल से किया जा सकता है, चार्ट से किया जा सकता है, ग्राफ से किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ों से हम डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं, और फिर हम उसको अप्लाई कर देंगे। हम कहेंगे फॉर एग्जांपल एक पेट्रोल स्टेशन जो है, वो एक बार चार्ट की मदद से देख सकता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कितने जो उसके पास कस्टमर्स आते हैं पेट्रोल बाय करने के लिए। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एक पाई चार्ट जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन कौन सी वाली प्रोडक्ट बाय करती है और कितने परसेंट। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि हमारी पाई चार्ट ये रिप्रेजेंट करेगा कि 3 मिलियन की पॉपुलेशन में से 67% जो है वो बाय करती है, फीमेल पॉपुलेशन बाय करती है, तो उससे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है,
और इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि नहीं, ग्राफ्स और चार्ट्स की मदद से हम, वो खैर A2 में आप जाके पढ़ेंगे, मूविंग एवरेज वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ किसी भी सिचुएशन में उसे अप्लाई कर देंगे। फाइव का कोई सवाल है, पहले वो देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे टेस्ट हुआ है, दैट इज अबाउट द डिफाइन द टर्म रिज्यूमे। जब हम रिज्यूमे की बात करते हैं तो हमें पता है कि इट्स डॉक्यूमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट जो कि एप्लीकेंट जो है उसकी नॉलेज, उसकी जो जॉब एक्सपीरियंस है उनको स्टेट करता है, क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग वगैरह को बताता है। और डॉक्यूमेंट जो कि क्या शो करता है, जो कि जो नॉलेज है, जो कि क्वालिफिकेशन है, और इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं, जो जो भी रिक्वायर्ड स्किल है उसको शो करता है इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये इसको हमें क्या मिल जाएगा, और ये थोड़ा डिफरेंट होता है हमें ये, अगर हम ये बता देंगे तो बहरहाल ये भी एक अच्छी बात है। रिज्यूमे इसको हमें बताता है, जब हम अप्लाई करते हैं तो किसी भी जॉब के लिए तो हम जाहिर है अपना रिज्यूमे वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। खैर ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जनरली सिर्फ यही बताना है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगला सवाल उसने हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई अ बिजनेस में प्रोड्यूस अ वर्कफोर्स प्लान। ओके, बिजनेस वर्कफोर्स प्लान क्यों बताता है? अब इस सवाल में भी अगर देखें, अगर हम वर्कफोर्स प्लान का नॉलेज गलत यूज करेंगे या वर्कफोर्स प्लान के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम ये बताएंगे नॉलेज में कि ये प्लानिंग होती है जिसमें हम फ्यूचर जो लेबर रिक्वायर्ड है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी हम बताते हैं एस्टिमेशन कितनी है, कितने लोग चाहिए HR डिपार्टमेंट को। और HR डिपार्टमेंट ये भी बताता है कि वो उनका स्किल लेवल क्या होता है। तो ये नॉलेज भी बताना जरूरी है और फिर रीज़न भी बताना जरूरी है। तो इसमें हम बताएंगे रीज़न इसकी कि ये जो वर्कफोर्स प्लानिंग है ये बजटिंग के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, जब हमने नए लोग हायर करने हैं तो कितने एक्सपेंस उन पे इनकर होगा, और या उनकी पूरे साल की सैलरीज कितनी बनेगी। तो एक ये लिख सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि इससे स्किल एस्टिमेट हो जाती है, और अगर स्किल की शॉर्टेज हो कहीं पे तो उनको ट्रेन भी किया जा सकता है। फिर हम इसको अप्लाई कर देंगे किसी बिजनेस सिचुएशन पे। हम बताएंगे कि किसी भी बिजनेस में हर वक्त रिडंडेंसीज हो रही होती हैं, रिटायरमेंट्स हो रही होती हैं, लोग छोड़ के जा रहे होते हैं, और तो इसलिए उसको वर्कफोर्स प्लानिंग अच्छे तरीके से करनी ही चाहिए, क्योंकि वो वर्कफोर्स प्लानिंग अच्छे तरीके से करेगा तो उसके पास हर वक्त अवेलेबल लेबर होगी। या हाँ, इंडस्ट्री में चेंज, हम ये एक और एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में हर वक्त चेंजेस हो रही होती हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह, हमें खुद भी, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल जो है वो एप्लीकेशन है तो हमें खुद भी सम टाइम लेसर लेबर की जरूरत होती है फ्यूचर में। तो उसके लिए भी हमें एक अच्छी वर्कफोर्स प्लानिंग हेल्प करती है कि ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि कितना जो है वो कम हमें वर्कर चाहिए फ्यूचर में। तो किसी भी एक सिचुएशन को यहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर का जो सवाल होता है वो हमें पता है उसमें 2 नंबर होते हैं एनालिसिस के, और 2 नंबर एप्लीकेशन के होते हैं, और खाली 1 नंबर जो है वो नॉलेज का होता है। तो उसी पर्सपेक्टिव में से हम अटैम्प्ट करेंगे। अगेन ये सवाल देखें तो थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना सिंपल सवाल नहीं है। एनालाइज वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ इम्प्रूविंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर कोई बिजनेस अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज करता है तो उससे उसको बेनिफिट क्या होता है। अब कोई बच्चा अभी 5 भी मुझसे पूछ रहा था कि नॉलेज के बगैर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का नॉलेज शो करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते या इनकरेक्ट नॉलेज देते हैं तो फिर तो हमें मार्क्स नहीं मिलता। ठीक है, तो एनालाइज वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ इम्प्रूविंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो हम बताएंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट के आप अपनी जो टोटल अवेलेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी उसमें से कितने परसेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बताएंगे कि अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपनी इंक्रीज कर लेंगे तो उससे हमारे रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमने अपना नॉलेज यहाँ तक दिया जब हमने ये भी कहा है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। अब क्या करेंगे, इसको डेवलप भी करेंगे और इसको कॉन्टेक्चुअली भी डेवलप करेंगे, इसको किसी अब किसी भी सिचुएशन में हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि बैटरी, फॉर एग्जांपल हमने ये कह दिया कि अगर एक बिजनेस जो है वो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर लेता है तो इसका मतलब है उसके रिसोर्सेज आइडल नहीं पड़े रहेंगे, फ्री नहीं पड़े रहेंगे। इसका ये भी मतलब है फिर उसको कि उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं पे करनी पड़ेगी। उसका रिजल्ट निकलेगा कि उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी और कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा उसको ओवर दी अदर बिजनेसेस, और फिर उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। ये सब जो है ये हमने एनालिसिस किया।
एप्लीकेशन की बात करें तो इसी को अगर हम कॉन्टेक्चुअलाइज कर देंगे, फॉर एग्जांपल, कि एक बिजनेस जो कि रॉ मटेरियल बाय करता है लेकिन उसको यूज नहीं करता क्योंकि उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल को बाय करना और उसको यूज ना करना एप्लीकेशन है। फर्दर एप्लीकेशन इसको बनाना चाहें तो एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल एक क्लोथिंग बिजनेस जो है वो कॉटन बाय कर लेता है लेकिन उस फैब्रिक को शर्ट्स में कन्वर्ट नहीं करता है क्योंकि कम कैपेसिटी पे यूज कर रहा है। तो वो कॉटन जो है वो आउट ऑफ फैशन होती चली जाएगी, उस कलर्स वो उनकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी और फिर उसको डेवलप करना। तो इसी तरह से किसी कॉन्टेक्स्ट में ही हमने डेवलप करना होता है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है वो हमारे पास 8 नंबर का सवाल होता है। अगर हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू नॉलेज के 2 मार्क्स, 2 + 2 + 4। नॉलेज के 2 मार्क्स, एप्लीकेशन के 2 मार्क्स और एनालिसिस के 4 मार्क्स। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एनालिसिस के काफी सारे नंबर हमसे टेस्ट होते हैं। ये आप यूं कह लीजिए कि ज्यादातर क्वेश्चन एनालिसिस पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये अब सवाल ये पूछा गया है कि टू लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान की दो लिमिटेशन, तो हमने यहाँ दो ही बच्चों बतानी है, दो से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा हम बताएंगे तो उसके हमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। बस टू लिमिटेशंस हमने बतानी है और उसी पे हमने बात करनी है। तो हमने कहा कि जो बिजनेस प्लान है वो अ, क्या होता है। सबसे पहले तो हमने कहा कि बिजनेस प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट शोज व्हाट बिजनेस इज गोइंग टू डू इन द फ्यूचर। और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, और उसके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी क्या है। ये एक अच्छी सी डेफिनेशन हमने दे दी, ठीक है। फिर हमने एक लिमिटेशन बताई। हमने कहा कि एक लिमिटेशन बिजनेस प्लान की ये हो सकती है कि ये बहुत ही शॉर्ट रन के लिए होता है। ये हमने शॉर्ट रन के लिए बताया, तो अभी तक भी हमें हमें नॉलेज के मार्क्स ही मिल रहे हैं। फिर हमने इसको डेवलप करना शुरू किया और कॉन्टेक्चुअलाइज करना शुरू करेंगे तो फिर हमें ही एनालिसिस और एप्लीकेशन के मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो बिजनेस प्लान है वो शॉर्ट रन के लिए बनाया जाता है, और एक ऐसी मार्केट जो कि फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वहाँ मार्केट डायनेमिक्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक प्लान इन द लॉन्गर रन काम नहीं कर सकता। इसलिए आपको प्लान्स को बार बार चेंज करना पड़ता है, और अगर बिजनेस का एक्सपीरियंस ना हो तो शायद वो नहीं कर सकता और फेल हो जाता है। तो ये हमने इसको डेवलप कर दिया। इन कॉन्टेक्स्ट टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हमने डेवलप कर दिया। एक और लिमिटेशन ये हो सकती है बिजनेस प्लान की कि वो हो सकता है बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो सकता है। हम कहेंगे बिजनेस प्लान अगर बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है तो वो ओवर एम्बिशंस पे बना हुआ है। हमने कहा जी एक फूड का बिजनेस है और वो उसने उसको लगा कि वो बहुत अच्छी फूड खुद बना सकता है और उसने उसकी बेस पे प्लान बना के काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हमें पता है कि जो कमर्शियल बेसिस पे प्रोड्यूस करने पे और इंडिविजुअल बेसिस पे प्रोड्यूस करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वो कमर्शियल बेसिस पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और वो फेल हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, मार्केट में ग्रो नहीं। तो इसी को हमने डेवलप कर दिया और हमें एनालिसिस के मार्क्स मिल जाएंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हमने दो ही लिखनी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बिजनेस प्लान रिजिड होते हैं, ये भी लिमिटेशन है। हम कहते हैं कि बिजनेस प्लान आउटडेटेड बन जाते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर लेते हैं बिजनेस प्लान पे, ये भी एक लिमिटेशन है। और फिर आप उसको कॉन्टेक्चुअली डेवलप कर सकते हैं। 12 नंबर के सवाल की अगर हम बात करें तो 12 नंबर के सवाल की मार्क्स स्कीम जो है वो डिफरेंट है बाकी सवालों से। यहाँ पे इवेल्युएशन के ज़्यादा नंबर है। तो 12 नंबर के सवाल की मार्क्स स्कीम है 2 + 2 + 2 + 6। 2 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, 2 फॉर एनालिसिस एंड 6 फॉर इवेल्युएशन। तो ये जो सवाल है इसका सारे का सारा फोकस इवेल्युएशन पे होता है, क्योंकि हाफ नंबर आप पूरे सवाल में देखें तो इवेल्युएशन के हैं। अगर हम इस सवाल को देखें तो यहाँ खुद ही उसने कॉन्टेक्स्ट बता दिया, चॉकलेट मैन्युफैक्चरर। तो अब हमें ये जो भी कहना होगा कि ये चॉकलेट के परस्पेक्टिव में ही जो भी डेवलपमेंट हम करेंगे चॉकलेट के परस्पेक्टिव में करेंगे। और मैन्युफैक्चरर है वो रिटेलर भी नहीं है, सेलर भी नहीं है, तो याद रखना। A chocolate manufacturer should use external methods of growth to successfully achieve its objectives। क्या उसको एक्सटर्नल मेथड्स ऑफ ग्रोथ यूज करने चाहिए। हमें पता है इंटरनल ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ। अब इंटरनल एक्सटर्नल ग्रोथ का नॉलेज हुए बगैर तो हम इस सवाल को बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो उसने पूछा है कि शुड यूज एक्सटर्नल मेथड। तो हम बताएंगे कि एक्सटर्नल मेथड चूज करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, और उसको सदर ऑप्शंस क्या हैं और उसको इवेल्युएट करेंगे।
तो हमने नॉलेज में सबसे पहले इस सवाल में बताया कि एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होती है। हमने कहा ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, जो टेक ओवर्स और मर्जर्स के थ्रू हो सकती है। इसमें हॉरिजॉन्टल, फॉरवर्ड, वर्टिकल, बैकवर्ड हो सकते हैं। तो एक अच्छी डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी। और ये उसमें से हमें 1 नंबर हमारा जो डेफिनेशन का है वो मिल जाएगा। फिर हमने इसको कॉन्टेक्चुअली डेवलप करना है और हमने एप्लीकेशन और एनालिसिस के मार्क्स लेने हैं। हमने कहा कि अगर वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है फॉर एग्जांपल, तो वो, ये हमने एक नॉलेज का पॉइंट और दिया कि अगर वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, हॉरिजॉन्टल टेक ओवर या मर्जर्स करता है, तो इसका मतलब होगा वो अपने कंपेटिटर्स को बाय कर रहा होगा। अगर वो अपने कंपेटिटर्स को बाय कर रहा होगा तो उसका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। और अगर मार्केट शेयर अचीव करना उसका ऑब्जेक्टिव है तो वो अचीव हो जाएगा। इसका मतलब है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं। इसी तरह एक वर्टिकल ग्रोथ का पॉइंट है कि अगर वो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशंस कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि वो अपने सप्लायर्स को बाय कर रहा है। और अगर वो अपने सप्लायर्स को कर रहा है तो इसका मतलब है उसको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम पड़ जाएगी और रिलेटिवली चीपर मिलेगा उसको। और उसका रिजल्ट ये भी निकलेगा कि वो फिर मार्केट में उसको कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। लेकिन फिर हम साथ ही बताएंगे कि एक्सटर्नल ग्रोथ जो है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल ग्रोथ की तरफ जाएं, तो एक्सटर्नल ग्रोथ जो है उसमें आपके क्लैश ऑफ कल्चर्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ। और उसकी वजह से आपको ग्रोथ का प्रोसेस रुक सकता है। और या ये भी हो सकता है कि एक्सटर्नल ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाती है हमारे लिए। अब ये जो भी पॉइंट हम लिखे हैं इसमें से एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसको फिर हम डेवलप करें कॉन्टेक्स्ट में, बार बार चॉकलेट से रिलेटेड चीज़ें, जैसा कि चॉकलेट के कोई रॉ मटेरियल, जैसा कि शुगर, जैसे कि उसमें यूज होने वाला मिल्क, जैसा कि हम कह रहे हैं कि वो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब है सप्लायर ऑफ कोकोआ बीन्स के साथ वो इंटीग्रेट कर रहा है, ये लिखेंगे। या अगर हम कह रहे हैं कि वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब है कि वो अ, अपने जो कंपेटिटर्स हैं, जो और चॉकलेट सेलर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, जो फूड का बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ वो कर रहे हैं। तो ये हमने इसको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ चीज़ें लिखी। अच्छा, अगर हम बात करें इसके इवैल्यूएशन के, जिसके 6 मार्क्स हैं, तो हम कहेंगे कि एक्सटर्नल ग्रोथ उसके लिए गुड है या नहीं है, तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। क्योंकि सवाल ही इस बात पे है ना बच्चों, कि वो क्या एक्सटर्नल ग्रोथ से अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेगा। तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसकी सक्सेस इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि करंट साइज ऑफ द बिजनेस क्या है। इस पॉइंट को डेवलप भी करें और बताएं कि अगर सिमिलर साइज ऑफ बिजनेस इंटीग्रेट कर रहे होते हैं ना, तो चांस होते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन अगर डिफरेंट साइज का बिजनेस इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो बहुत चांस होते हैं कि वो एक दूसरे को बहुत एक की जो पावर एक्सरसाइज है वो दूसरे के ऊपर बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, जो जो ऑब्जेक्टिव्स का अचीव होना थ्रू एक्सटर्नल ग्रोथ, कि आपकी ब्रांडिंग कितनी स्ट्रांग थी। आपने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के रिजल्ट में जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल होगा जब आप जिस बिजनेस को बाय कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपका ब्रांड स्ट्रांग था और वो आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रही थी मार्केट में। ठीक है। ये इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि आपके पास फाइनेंस कितना अवेलेबल है, क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ यूजुअली काफ़ी कॉस्टली होती है। ठीक है। इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि कितना वेल थॉट था, कितना प्लान्ड था आपका सारे का सारा प्रोसेस। क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि कितनी प्लानिंग के साथ आपने एक्सटर्नल ग्रोथ की है। तो इसमें से 3 हम लिख सकते हैं, काफ़ी होंगे अगर हम डिपेंडेंसीज लिख दें। तो एक हम अपनी ओपिनियन देंगे। ओपिनियन में ये हम लिखेंगे कि हमारे ख्याल में एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो सोर्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा मेरे ख्याल में एक्सटर्नल ग्रोथ से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं अगर उसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मार्केट शेयर है। या मैं ये कहूँगा कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स, एक्सटर्नल ग्रोथ से मार्केटिंग जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते स्पेसिफिकली, अगर उसका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल है, तो शुरू में उसकी बहुत कॉस्ट इनकर हो जाती है। हाँ, लॉन्गर रन में शायद उसके कंट्रोल होना शुरू हो जाए। और फिर मैं लिखूंगा कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन सच एंड सच फैक्टर्स, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिए। तो ये हमारा P1 था जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। एक मैंने कहा कि कुछ आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का P1 आपसे टेस्ट होगा।